संस्कृत एरा की प्रस्तुति भाषा विज्ञान के इस सीरीज के लेक्चर 3 में आज आप पढ़ने वाले हैं भारोपीय भाषा परिवार का वर्गीकरण, जिसके मुख्य पाठ्य बिंदु होंगे भूमिका, शाखाओं का परिचय और 2 शाखाएं होंगी। केंतुम वर्ग शाखा की 6 भाषाएं, ग्रीक, इटालिक, जर्मनिक, केल्टिक तोखारी हित्ती, और शतम वर्ग की शाखा के अंतर्गत 4 भाषाओं का अध्ययन करेंगे, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी और अल्बानी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभू राय, संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा विज्ञान के इस सीरीज में आप अध्ययन कर रहे हैं भाषा विज्ञान से संबद्ध कई महत्वपूर्ण बिंदु जो यूजफुल है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, एमए, बीए के साथ साथ जो अन्य एक दिनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, चाहे शिक्षक एग्जाम्स हो, सीटेट हो इत्यादि में ये समान रूप से उपयोगी है। आज के इस सीरीज में आप देखेंगे भारोपीय भाषा परिवार का वर्गीकरण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह इस सीरीज का लेक्चर 3 है, जिसका मुख्य बिंदु है भारोपीय भाषा परिवार का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण जब आप देखते हैं तो ये 2 रूपों में दिखेगा, केंतुम वर्ग शाखा और शतम वर्ग शाखा। इस पर जो आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो या एमए की कक्षाओं में, और जहां भी ग्रेजुएशन में भाषा विज्ञान का पाठ्यक्रम रखा गया है, उसमें इस पर जो प्रश्न बनते हैं, ये 2 प्रश्न बनते हैं, या इसके आसपास में शब्दों को जोड़ तोड़ के कुछ और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, ये 2 प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं, भारोपीय भाषाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनमें संस्कृत के स्थान पर एक निबंध लिखिए। और दूसरा प्रश्न बनता है भारोपीय भाषाओं के वर्गीकरण पर लेख लिखिए। तो इन बातों को भी ध्यान में रखेंगे। साथ में एक दिनी परीक्षाओं में कई तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, जो अंत में हम लोग मुख्य पाठ्य बिंदु के तौर पर उसे देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मुख्य विषय वस्तु को। जब लिखित परीक्षा होंगी तो उसके भूमिका के तौर पर आप इस पाठ का प्रयोग कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं भारोपीय भाषा परिवार के वर्गीकरण। इस भाषा परिवार की भाषाओं को केंतुम और शतम, इन 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। 2 वर्ग हैं, केंतुम और शतम। मन में सवाल आएगा कि ये केंतुम और शतम ये नाम क्यों रखा गया है, तो आगे इसको देखेंगे। इन 2 वर्गों में विभक्त किया गया है और इस विभाजन का कारण अथवा आधार क्या है, ये पूछा जाता है। तो मूल भारोपीय में कल्पित ध्वनि, एक इमेजिनरी साउंड की कल्पना की गई, एक तालव्य ध्वनि है। क्या यह क्या ध्वनि कुछ भाषाओं में बट जाती है क, ख, ह के रूप में, देखिए, और क, ख, ह के रूप में जिस वर्ग शाखा में या जिस भाषा में बदलती है उसे केंतुम वर्ग शाखा कहते हैं। वही कल्पित तालव्य ध्वनि यह क्या कुछ भाषाओं में श, स, ज के रूप में बदली है। इन भाषाओं को शतम वर्ग में स्थापित करते हैं। देखिए, स, तालव्य श, दंत स और ज के रूप में बदली है। इन भाषाओं को शतम वर्ग में स्थापित करते हैं। ये जो आप केंतुम देख रहे हैं ना, ये केंतुम लैटिन में आता है और ये शतम अवेस्ता में आता है। यह प्रतिनिधि के तौर पे सामने है, इसलिए इस तरह से वर्ग शाखा का नाम रखा गया है। तो उदाहरण के रूप में मूल भाषा में कल्पित क्योमतम, इसको आप थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस कर लेंगे। ये एक कल्पित साउंड है।
इस शब्द को अगर लें तो ग्रीक में यही क्योमतम हेकेतौन के रूप में बदला है, लैटिन में केंतुम, जर्मन में हुंदर्त, अंग्रेजी में तो आप जानते हैं 100। देखिए यही क्योमतम बदल के क्या हो गया है, ग्रीक में हेकेतौन, लैटिन में केंतुम, आपको मिल गया यह ध्वनि। और इसी केंतुम ध्वनि के आधार पर एक केंतुम शाखा बन गया है, जिसमें कि आपने 6 भाषाओं को देखा, बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। जर्मन में यही हुंदर्त है और अंग्रेजी में यही कल्पित क्यमतम ध्वनि जो है 100 के रूप में आपको दिखता है। प्राचीन अंग्रेजी में, ओल्ड इंग्लिश में आप इसे खुंद के रूप में पाते हैं, तोखाड़ी में कंत, केल्टिक में केत, ये सभी भाषाएं केंतुम वर्ग शाखा की भाषाएं हैं। दूसरी ओर वही सतअम, अवेस्ता में जो सतम की जो बात करते हैं वही क्योमतम साउंड जो है, क्योमतम साउंड सतम, जिसको मिला करके सतम बोलने लगे। अवेस्ता में क्या है, सतअम। संस्कृत में तो आप जानते हैं यही शतअम जो है सतम के रूप में, रूसी में अस्तो, फारसी में सद, लिथुआनियन में एसजिमतस, इन रूपों में मिलते हैं। और ये सभी सतम वर्ग की भाषाएं हैं। सतम वर्ग की भाषाएं पूर्वी क्षेत्रों में, जबकि केंतुम वर्ग की भाषाएं यूरोप के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में। आप जानते ही हैं यह भाषा परिवार पूरे विश्व की अगर बात करें तो सतम वर्ग की भाषाएं पूर्वी भाग में पड़ती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ईरान या भारत वगैरह है, और केंतुम वर्ग की भाषाएं जो है यूरोप के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में है। ये जो कल्पित ध्वनि क्योमतम है, इसका विभाजन जो 2 वर्गों में करके बताया है, ये बताने वाले विद्वान भाषा वैज्ञानिक एस्कोली है, जो 1870 में इन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यह विभाजन करके इन्होंने दिखाया। तो आपके सामने ये एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, जिसके आधार पर आप इसे याद रख सकते हैं, ये आसानी से दिमाग में ये रहेगा। तो आप देख लीजिए, यह है क्योमतम, कल्पित ध्वनि क्योमतम, मूल भारोपीय में। यही क्योमतम साउंड 2 भागों में आपको दिखता है, कहीं पर क, कहीं पर ख और कहीं पर ह के रूप में बदल गया है। तो जहां पर ये क, ख, ह के रूप में बदला है, उस वर्ग शाखा को केंतुम वर्ग शाखा कहते हैं। वहीं पर मूल भारोपीय का यह क्योमतम क्य साउंड जो है, पैलेटल साउंड है, तालव्य ध्वनि क्य जो है, ये स स ज के रूप में बदल गया है। तो जहां ये स स ज के रूप में दिखता है उसे सतम वर्ग शाखा कहते हैं। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर बहुत ध्यान से इसको 1 बार 2 बार अगर देखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, तो बहुत आसानी से इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम लोग भारोपीय भाषा परिवार की शाखाओं का एक एक करके बारी बारी से परिचय प्राप्त करते हैं। प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, भारोपीय भाषा परिवारस्य शाखानां परिचयः दीयताम्। तो शाखाओं का परिचय आपने देखा है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आप शाखा के परिचय की भूमिका के तौर पर इस तरह से लिखेंगे। केंतुम वर्ग शाखा में 6 भाषाएं कल्पित हैं। अभ्यास कैसे करेंगे, ग्रीक, इटालिक, जर्मानिक, केल्टिक, तोखाड़ी, हित्ती। और सतम वर्ग में 4 शाखाएं कही गई हैं, भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, आर्मेनी, आर्मेनियन तथा अल्बानी, अल्बानियन। यहां इनका संक्षिप्त परिचय आप प्राप्त करेंगे। आपके याद करने के लिए जो 21 टाइम्स मैजिकल फॉर्मूला है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। केंतुम जोड़ करके इन शाखाओं को पहले याद कर लीजिए कि केंतुम वर्ग शाखा में कितनी भाषाएं हैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका प्रश्न बन जाएगा 6 भाषाएं। सतम वर्ग शाखा में कितनी भाषाएं हैं, तो 4 भाषाएं हैं। तो याद कैसे करें, तो केंतुम बोलिए पहले, केंतुम, ग्रीक, इटालिक, जर्मानिक, केल्टिक, तोखाड़ी, हित्ती, एक सांस में, और 21 बार इसको बोल लीजिए। उसी तरह सतम वर्ग शाखा,
तो सतम बोलिए और इस शाखा की भाषाओं को बोल दीजिए। सतम भारत, ईरानी, बाल्तो स्लाविक, आर्मेनी और अल्बानी। इस तरह से आप बारी बारी से कई बार बोल करके इसको याद रख सकते हैं। याद रखने का लाभ क्या है कि जब आप लिखित परीक्षा में लिखेंगे तो आपको ये वर्ग शाखा आसानी से आपके दिमाग में आता रहेगा और उसके बारे में जो परिचय प्राप्त करेंगे उसके बारे में आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए एक एक करके प्राप्त करते हैं। केंतु वर्ग शाखा की प्रथम भाषा ग्रीक के बारे में। इस ग्रीक शाखा को हेलेनिक भी बोलते हैं, हेलेनिक शाखा भी कहते हैं। यह शाखा यूरोप के दक्षिण पूर्व भाग, ध्यान में रखना है, ग्रीक या हेलेनिक शाखा जो केंतुम वर्ग शाखा की भाषा है, यह यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में है और जिसके अंतर्गत ग्रीस, वर्तमान का यूनान, दक्षिणी अल्बानिया, युगोस्लाविया जो आप जानते हैं, विभाजित यूएसएसआर का ये पार्ट है, बल्गारिया, टर्की, साइप्रस का कुछ भाग, बल्गारिया, टर्की, साइप्रस का कुछ भाग में ये भाषाएं प्रचलित हैं। इसमें प्राचीन काल में बहुत सी बोलियां थी जिनमें एट्टिक और डोरिक मुख्य थी। इसकी प्राचीनतम भाषा में होमर रचित 2 महाकाव्य मिलते हैं, इलियड और ओडिसी, जिसका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व है। इलियड और ओडिसी समय 1000 ईसा पूर्व। इसमें उक्त दोनों बोलियों का मिश्रण था। कौन कौन सी बोलियां थी? एट्टिक और डोरिक। दोनों बोलियों में मुख्य अंतर यह रहा कि मूल भारोपीय भाषा का आ ध्वनि एट्टिक में ए हो गई। मूल भारोपीय में जो आप ध्वनि देखेंगे, इसको संक्षेप में मु, भा, यू भी कह सकते हैं। आ ध्वनि जब एट्टिक बोली में आया तो यह ए के रूप में बदल गया और डोरिक में ये आ ही रह गई। जैसे आप देख सकते हैं, इंडो यूरोपियन का मातर, संस्कृत में ये जो मैटर है, मैटर इंडो यूरोपियन का मैटर, संस्कृत में मातर के रूप में, एट्टिक में यही मेटर बन गया और डोरिक में मातर ही रह गया। आज भी इस शाखा का महत्व प्राचीनता तथा पारिभाषिक शब्दों के स्रोत के कारण है। ऐसे भी आप जानते हैं कि चाहे आप केमिस्ट्री का अध्ययन करें, फिजिक्स का अध्ययन करें या बायोलॉजी का, तो जो मैक्सिमम टेक्निकल टर्म लिए जाते हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए जाते हैं, फिर जब बच जाता है तो फिर लैटिन से लिए जाते हैं, और उसमें भी कोई शब्द अगर नहीं मिलता तो इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। तो प्राचीनता और जो पारिभाषिक शब्द हैं उस स्रोत के रूप में इसका प्रयोग आज भी होता है। मूल भारोपीय की अनेक विशेषताएं इसमें सुरक्षित है, जैसे ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ये क्या बोला गया? मूल भारोपीय की अनेक विशिष्टताएं इसमें आज सुरक्षित है, जैसे ह्रस्व और दीर्घ स्वर। रिपीट करने का कारण है कि यहां पर फोकस करना है। संस्कृत से इसकी तुलना होने पर ही आधुनिक भाषा शास्त्र का जन्म हुआ है। मॉडर्न फिलोलॉजी या कहेंगे मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का जो जन्म हुआ है इन्हीं से तुलना करने के कारण, जब संस्कृत से तुलना हुई। दूसरी केंतुम वर्ग की जो शाखा है वह इटालिक शाखा है, इसे रोमांस शाखा भी कहते हैं। आप जानते हैं इटली, रोम, और नाम के पीछे यही कारण भी है। द्वितीय शाखा है इटालिक या रोमांस शाखा। इसकी मुख्य भाषाएं हैं इटालियन, जो इटली की भाषा है, सिसिली में है, कोर्सिका में। तो इटालियन भाषा कहां का है? इटली, सिसिली और कोर्सिका में। फ्रेंच, ये इटालिक या रोमांस वर्ग शाखा की भाषा है। ये फ्रेंच भाषा आप जानते हैं। फ्रांस में स्पेनिश,
स्पेनी लैंग्वेज स्पेन में, पुर्तगाली पुर्तगीज पुर्तगाल में, रोमानियन रोमानी या रोमानिया जो वर्तमान का है इसमें। साम्राज्यवाद के कारण विगत 300 वर्षों से ये भाषाएं अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महादेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। इतिहास का विषय है साम्राज्यवाद। जब एक देश के लोग दूसरे देश की तरफ बढ़े, उस पर अधिकार किए, किस रूप में? राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूप से जब कब्जा कर लिए तो वो साम्राज्यवाद की स्थिति होती है। साम्राज्यवाद के कारण विगत 300 वर्षों में ये भाषाएं निश्चित रूप से जब लोग दूसरे देशों की ओर जाएंगे तो भाषा को भी लेकर के जाएंगे, रहन सहन को भी लेकर जाएंगे। तो ये भाषाएं अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महादेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है। इस शाखा की प्राचीनतम भाषा जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है वो लैटिन है। पूछा जा सकता है इटालिक या रोमांस शाखा की जो प्राचीनतम भाषा है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, वो क्या है? तो वो है लैटिन। लैटिन से ही फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रोमानियन तथा पुर्तगाली का विकास हुआ है। ये आप देख भी चुके हैं कि ये कहां कहां पर फैली थी। तो आप देख रहे हैं कि ये इटली, सिसिली, कोर्सिका, फ्रांस में, स्पेन में, पुर्तगाल में और रोमानिया वाले क्षेत्र में फैली है। इसीलिए ये लैटिन से ही फ्रेंच का, इसी शाखा से फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, रोमानियन और पुर्तगाली का विकास हुआ। अगर आप डॉट कनेक्ट करके अगर इसका अध्ययन करते हैं तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि इस शाखा कहां कहां पर थी। तो निश्चित रूप से आप आसानी से याद कर पाएंगे कि जिस जिस कंट्रीज में ये शाखाएं हैं आज, तो वहां की जो भाषा है वो आपको पहले से आज पता है, आसानी से याद कर सकते हैं। इनमें रचनात्मक की अपेक्षा ध्वन्यात्मक भेद अधिक है। कहा जाता है कि इस शाखा में रचनात्मक की अपेक्षा ध्वन्यात्मक भेद अधिक है। वैज्ञानिक और साहित्यिक उत्कर्ष के कारण यह शाखा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा कि जो भी टेक्निकल शब्द यूज किए जाते हैं, टेक्निकल टर्म यूज किए जाते हैं, वो ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं। उसके बाद अगर कुछ शब्द वहां पर नहीं प्राप्त होते तो फिर हम इस लैटिन से उस शब्द को उठाते हैं। तो वैज्ञानिक और साहित्यिक उत्कर्ष के कारण यह शाखा भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा इत्यादि राज्यों में स्पेनिश भाषा राजभाषा के रूप में है और कैथोलिक ईसाई धर्म की बाइबल लैटिन में ही है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए अति महत्वपूर्ण है। कैथोलिक ईसाई धर्म का जो बाइबल है वो लैटिन में ही है। तो केंतुम वर्ग शाखा की जो तृतीय शाखा है, हम लोग केंतुम अभी पढ़ रहे हैं, केंतुम वर्ग शाखा की जो तीसरी शाखा है वह है जर्मानिक या ट्यूटोनिक। इसमें शब्द में भी लिखा हुआ है कि यह भाषा कहां की हो सकती है। तो जर्मानिक या ट्यूटोनिक शाखा की कुछ प्रसिद्ध भाषाएं हैं पूर्वी क्षेत्र में गॉथिक, उत्तरी क्षेत्र में आइसलैंडिक, नॉर्वेजियन, डेनिश, स्वीडिश, पश्चिमी क्षेत्र में अंग्रेजी जो इंग्लैंड में, निम्न जर्मन, उत्तरी जर्मनी में उच्च जर्मन, दक्षिणी जर्मनी में डच, हॉलैंड की भाषा है, फ्लेमिश बेल्जियम की भाषा है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हिसाब से भी इसको याद रखना है और लिखित परीक्षा के लिए तो ये जानकारी तो चाहिए, थोड़े अभ्यास की मांग करता है। इसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कारण प्रायः पूरे संसार में फैल गए। साम्राज्यवाद तो आप समझ चुके हैं
विश्व भाषा होने के कारण उन देशों में भी इसका प्रचार है जहां पर यह राजभाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वहां पर भी इसका प्रचार प्रसार हो गया है। जर्मन भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्य हुए हैं। विज्ञान, दर्शन और लिंग्विस्टिक्स, भाषा शास्त्र के क्षेत्र में जर्मानिक शाखा बहुत महत्व रखती है। इस शाखा का प्राचीनतम साहित्य गौथिक भाषा के में रूपांतरित बाइबिल के रूप में प्राप्त होती है। इस शाखा का जो प्राचीनतम साहित्य जो है वो गौथिक भाषा में लिखित रूपांतरित बाइबिल के रूप में प्राप्त होती है। तो इसे याद रखा जा सकता है। आगे की और जो 3 शाखाएं हैं वो केल्टिक, तोखारी और हित्ती। तो देखते हैं चतुर्थ शाखा केल्टिक। यह ईसा के पूर्व काल में लगभग 280 ईसा पूर्व में यह संपूर्ण यूरोप तथा तुर्की प्रदेश तक फैली हुई थी। अब यह यूरोप के पश्चिमी भाग में ही सीमित रह गई है। फ्रांस के पश्चिमोत्तर वेस्ट नॉर्थ भाग तथा ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स मिलाकर के बनता है। तो इस ग्रेट, जिसको यूनाइटेड किंगडम भी आप कहते हैं, यूके, इसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स हैं। यहां पर यह बोली जाती है। इसकी सीमितता का, लिमिटेशन का कारण रोम साम्राज्य का उद्भव था। आजकल आयरलैंड की राजभाषा, आयरलैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आयरिश, इसकी एक महत्वपूर्ण भाषा है। इस शाखा की वाक्य रचना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। केल्टिक शाखा की वाक्य रचना बहुत जटिल होती है। केंतुम वर्ग शाखा की जो 5वीं भाषा है वह है तोखारी। इस तोखारियन भाषा के जो अवशेष हैं तुर्फान प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। यह भाषा तोखर, तुषार जातियों की भाषा थी। इसका राज्य 7वीं शताब्दी ईस्वी तक प्राक्रांत रहा था। प्राक्रांत का मतलब फैला हुआ था, फैल रहा था। हुनों के आक्रमण से तोखर राज्य समाप्त हो गया और यह भाषा भी उसी के साथ समाप्त हो गई। तालपत्रों में इसके कुछ अवशेष मिले और केंतुम वर्ग शाखा की अंतिम भाषा है हित्ती। इसे हिटाइट भी कहते हैं। इस हित्ती भाषा के कुछ अभिलेख तुर्की राज्य के बोगज का कोई नामक स्थान से उपलब्ध हुए हैं। आप जानते भी होंगे बोगज कोई अभिलेख, इतिहास में लोग पढ़ते हैं। इसका काल लगभग 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। आप अंदाज कर सकते हैं कि 1400 ईसा पूर्व की बात करें और भारतीय इतिहास से अगर तुलना करें तो यह वैदिक पीरियड का काल है। 1400 ईसा पूर्व, वो भी ऋग्वैदिक काल का समय है। यह अभिलेख, एक अभिलेख में, बोगजकोई के एक अभिलेख में इंद्र, वरुण आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख हुआ है। यह भी संप्रति समाप्त हो गई है। यह अभिलेख अभी उपलब्ध नहीं है। अब हम लोग भारोपीय भाषा का जो द्वितीय वर्ग शाखा है, शतम वर्ग शाखा, जिसके अंतर्गत 4 भाषाओं का, वर्गों का अध्ययन करेंगे। वे 4 शाखाएं हैं, फिर से आप एक बार याद कर लीजिए। शतम वर्ग शाखा में भारत ईरानी, बाल्टो-स्लाविक, आर्मेनी और अल्बानी। भारत ईरानी, बाल्टो-स्लाविक, आर्मेनी और अल्बानी। याद रखना इसलिए जरूरी है कि जब लिखेंगे तो ये तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें प्रथम वर्ग शाखा है भारत ईरानी शाखा। नाम में ही निहित है कि यह शाखा कहाँ कहाँ पर होंगी और इसका जो लैंग्वेज है कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो भारत ईरानी शाखा एशिया के दक्षिण मध्य भाग में फैली हुई थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इन 4 देशों में इस शाखा की भाषाएं प्रचलित हैं।
और इसकी दो उपशाखाएं सब क्लासेस प्राप्त होती हैं। वह है भारतीय आर्य शाखा और ईरानी शाखा। दो उपशाखाएं, इसको भी ध्यान में रखना है, भारतीय आर्य शाखा और ईरानी शाखा। प्रथम शाखा में मतलब भारतीय आर्य शाखा में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। प्रथम शाखा जो कि कौन है, भारतीय आर्य शाखा, इसमें प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, जिसका समय लगभग 2000 ईसा पूर्व माना जाता है, यह मिलता है। और इस उपशाखा का विकास 3 चरणों में हुआ है। ये एक अलग ही यूपीएससी या राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए एक प्रश्न बनता है कि प्राचीनतम जो भारतीय आर्य शाखा है, इन शाखाओं के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये एक प्रश्न बनेगा, उसका हम लोग अलग से अध्ययन कर पाएंगे। तो भारतीय आर्य शाखा का जो है विकास वो 3 चरणों में हुआ है। कौन कौन है? एक प्राचीन भाग है जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, जिसको आप लगभग कह सकते हैं वैदिक काल, जो 2000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इसमें 500 ईसा पूर्व है, मतलब थोड़ा और आगे तक बढ़े हैं। मध्यकालिक 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक 1000 ईस्वी से लेकर आज तक। तो आपने यहां तक अभी तक इसमें क्या देखा? जो भारत ईरानी शाखा है, इसकी 2 उपशाखाएं प्राप्त होती है, एक भारतीय आर्य शाखा और दूसरा ईरानी शाखा। भारतीय आर्य शाखा का विकास 3 चरणों में दिखता है। पहला है प्राचीन भाग, दूसरा है मध्यकालिक भाग और तीसरा है आधुनिक भाग। जिसमें प्राचीन भाग में आप ऋग्वैदिक काल को आप देख सकते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, यानी पूरे वैदिक काल को आप इसमें समेट सकते हैं। और 100 वर्ष और पीछे आ जाइए, मध्यकालिक तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक। इस उपशाखा में वैदिक, संस्कृत और संस्कृत, वैदिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि 90 भाषाएं हैं जो क्रमशः विकसित हुई हैं कालक्रम के अनुसार, समय के साथ विकसित होती चली गई। दूसरी उपशाखा में, जो दूसरी उपशाखा है ईरान वाली शाखा, ईरानी शाखा, दूसरी उपशाखा में जो प्राचीनतम ग्रंथ उपलब्ध है वह है अवेस्ता, और इसका समय लगभग 700 ईसा पूर्व माना जाता है। एक नजर फिर से, शतम वर्ग शाखा में भारत ईरानी, बाल्तो स्लाविक, आर्मेनी और अल्बानी। आपने भारत ईरानी शाखा को देख लिया, भारतीय शाखा का विभाजन भी देखा, ईरानी शाखा को आपने देखा जिसका मुख्य ग्रंथ अवेस्ता है। अब दूसरी शाखा है बाल्तो स्लाविक शाखा, इसे लेट्टो स्लाविक भी कहते हैं। बाल्तो स्लाविक उप परिवार की 2 शाखाएं मिलती है, एक तो बाल्टिक या इसको लेटिक भी कहते हैं और दूसरा स्लाविक। बाल्टिक में प्रोसियन, नॉट पर्सियन, प्रोसियन, लिथुआनियन, लेटिक तथा स्लाविक है। और पूर्वी भाग में महारूसी, श्वेत रूसी, लघु रूसी, रूथेनी, और पश्चिमी भाग में जेके, जो चेकोस्लोवाकिया की भाषा कहलाती है, जेक, पोलिश, स्लोवाकी, दक्षिणी रूस में बल्गेरी, सर्बो क्रोटी आदि भाषाएं शामिल हैं। इस पर अभ्यास की आवश्यकता होगी, लिख लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाल्तो स्लाविक में आपने देखा कि इसकी 2 शाखाएं प्राप्त होती है, बाल्टिक जिसको लेटिक भी कहते हैं और स्लाविक।
लिथुआनी भाषा आधुनिक होने पर भी मूल भारोपीय के प्राचीन लक्षणों को धारण करती है। कौन भाषा? लिथुआनी की भाषा, लिथुआनिया की भाषा, लिथुआनी। ये मॉडर्न होने पर भी इसमें मूल भारोपीय इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की जो कुछ प्राचीन लक्षण जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज भी ये धारण किए हुए हैं। रूसी भाषा वैज्ञानिक और साहित्यिक उत्कर्ष के लिए प्रसिद्ध है। किसी समय यह पूरे सोवियत संघ यूएसएसआर की यह भाषा हुआ करती थी। रूसी लैंग्वेज वैज्ञानिक साहित्यिक उत्कर्ष के हिसाब से फेमस है। भारत ईरानी शाखा का जो थर्ड लैंग्वेज है, सतम वर्ग शाखा का थर्ड लैंग्वेज या थर्ड वर्ग शाखा कहेंगे, वो आर्मेनियन। आर्मेनियन भी कहते हैं। यह भाषा आर्मेनिया राज्य, जो आप जानते ही हैं, यह पूर्व यूएसएसआर का एक अंश है कि यह भाषा है। इस पर भारत ईरानी तथा बाल्तो स्लाविक भाषा का पुष्कल मतलब अत्यधिक, एनफ, अत्यधिक प्रभाव है। आज भी ईसाई धर्म के पुरोहित प्राचीन आर्मेनियन भाषा का प्रयोग करते हैं। याद रखना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के तौर पे कि ईसाई धर्म, आज भी ईसाई धर्म के पुरोहित प्राचीन आर्मेनियन भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और शतम वर्ग शाखा का जो अंतिम समूह है, अंतिम वर्ग शाखा है, वह अल्बानी शाखा है। नाम में ही निहित है, अल्बानिया क्षेत्र की यह भाषा है। इस अल्बानी को इलीरी भी कहते हैं। इस शाखा का प्रयोग अल्बानिया राज्य में होता है। इसके ऊपर ग्रीक, तुर्की, स्लाविक भाषाओं का विशिष्ट प्रभाव है। प्रायः 30 लाख लोग इसका प्रयोग अभी भी करते हैं। इस पर ग्रीक, तुर्की, स्लाविक भाषाओं का प्रभाव है। तो निष्कर्ष के तौर पे आप इस छोटे से पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आधारित जो भी प्रश्न बने उसके लिए। इस प्रकार भारोपीय भाषाएं संसार की भाषाओं में व्यापकतम तथा उत्कृष्ट हैं। अन्य भाषाओं को इसने अभिभूत कर रखा है। विज्ञान, साहित्य, दर्शन आदि विषयों पर इन भाषाओं में अहरनिश दिन रात विकास होता रहता है। तो जो आज की कक्षा में जो आपने अध्ययन किया, भारोपीय भाषा परिवार का वर्गीकरण, इसके दो भाग आपने देखा, केंतुम वर्ग शाखा और शतम वर्ग शाखा। उस विभाजन का आधार भी आपने देखा। मूल भारोपीय भाषा में एक कल्पित तालव्य ध्वनि क्य की कल्पना एस्कोली ने किया था, और उसी को उन्होंने देखा कि कुछ भाषाओं में वह बट करके क ख ह के रूप में, कुछ भाषाओं में वह स स ज के रूप में बट जा रहा है। तो जहां पर वो क ख ह के रूप में बदला है उसको केंतुम वर्ग शाखा, और जहां ट स ज के रूप में बदला है उसको शतम वर्ग शाखा कहते हैं। केंतुम वर्ग शाखा में 6 भाषाओं का आपने अध्ययन किया और शतम वर्ग शाखा में 4 भाषाओं का अध्ययन किया। तो इस तरह से आप इसे याद करें, प्रैक्टिस करें। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम, खास करके कमीशन के लिए की जो मुख्य परीक्षा होती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण है। कुछ स्मरणीय बिंदु जो परीक्षार्थी एक दिनी परीक्षा देते हैं या मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास जो सामग्री तैयार हो जाएगी मस्तिष्क में, उसके लिए कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है, देख सकते हैं। विश्व का महान भाषा परिवार कौन है? तो भारोपीय भाषा परिवार। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, साइंटिफिक और कल्चरल दृष्टिकोण से सर्वप्रमुख भाषा परिवार कौन है? तो भारोपीय भाषा परिवार, वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि से। और लिटरेरी, साहित्यिक दृष्टिकोण से समृद्ध, सर्वाधिक रिच लैंग्वेज कौन है? तो वह भी है भारोपीय भाषा परिवार। ध्वनि विषय के साम्य,
एक रूपता, समानता और वैषम्य, डिससिमिलरिटी के आधार पर, असमानता के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार को बांटा गया है शतम वर्ग शाखा और केंतुम वर्ग शाखा में। आपने देखा भी था कि मूल कल्पित तालव्य ध्वनि का विभाजन, ध्वनि का ही विभाजन क ख ह और स स ज के रूप में हुआ था। तो जिसमें क ख ह के रूप में होता है उसको एक अलग भाषा परिवार बना दिया, एक अलग वर्ग शाखा बना दिया, और जिसमें श स ज के रूप में दिखता है, मतलब उसमें समानता मिलती है, उसको शतम वर्ग शाखा रख दिया। भारोपीय भाषा की प्राचीन भाषाएं, उदाहरण के तौर पे आप कुछ याद रख सकते हैं: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, जर्मन, मराठी इत्यादि। और भारोपीय भाषा परिवार की जो आधुनिक भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी, रूसी, स्पेनी, हिंदी आदि आती हैं। एक प्रश्न बनता है, किस भाषा परिवार के सर्वाधिक प्रयोक्ता हैं, यूजर हैं, बोलने वाले हैं? तो भारोपीय भाषा परिवार के। और भारोपीय भाषा परिवार में जो शामिल नहीं है, हम भारतीय को लगता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, लेकिन ये भारोपीय भाषा परिवार में नहीं आती हैं। ये द्राविड़, जिसे तमिल भाषा परिवार भी कह देते हैं, ये द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं। उड़ांव, ये भी द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं। और भी आप अभ्यास कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने संस्कृत भाषा विज्ञान के इस सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन किया, भारोपीय भाषा परिवार का वर्गीकरण, शतम और केंतुम। केंतुम वर्ग शाखा में आपने 6 भाषाएं और शतम में 4 भाषाओं का अध्ययन किया। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे साथ टिके रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कक्षा पसंद आई तो अपने नियर एंड डियर तक पहुंचाइए। इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, पसंद आया है तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके निश्चित रूप से रखिए ताकि अगला जो वीडियो आए, और ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा जल्दी मिल जाए। चलिए, हमारे साथ अब टिके रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।